लेट्स रिवाइज AS 13 इन्वेस्टमेंट्स पार्ट 1। थोड़ी सी पहले बेसिक बातें आपको समझा देता हूं, फिर लेवल अप करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कैसे पहचानना है? करंट इन्वेस्टमेंट्स रेडिली रियलाइजेबल, इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, बस ये ध्यान रखिए, नॉट मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा? परचेज कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, पर उसमें ब्रोकरेज और लीगल चार्जेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई नॉन कैश कंसिडरेशन पे किया है परचेज करते वक्त, तो आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने कैश भी दिया है और नॉन कैश कंसिडरेशन दिया है, तो कैश और फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। अगर फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन नहीं है, तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड, जैसा AS 10 में पढ़ते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स का तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट्स का मेजरमेंट कैसे होता है? करंट इन्वेस्टमेंट्स को आप मेजर करोगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। लोअर है इसका मतलब लॉस आ सकता है, पर प्रॉफिट कभी नहीं आएगा, ठीक है। लोअर है मतलब लॉस आ सकता है। मान लीजिए 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट खरीदा, मार्केट आपने 100 रुपीज पर रिकॉर्ड कर लिया, बाद में मार्केट प्राइस 90 हो गई, आपने 10 रुपीज को राइट ऑफ करके P&L में डाल दिया, अब आपका इन्वेस्टमेंट 90 दिख रहा है। पर मान लीजिए 90 रुपीज के बाद नेक्स्ट टाइम अगले क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 92 हो गई, तो क्या मैं वापस से उसको बढ़ा सकता हूं? हाँ, मैं अप टू 100 मतलब अप टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 100 मैं वापस से इंक्रीज कर सकता हूं। तो 2 रुपीज से मैं वापस से इंक्रीज कर सकता हूं, क्योंकि लिखा है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कैरिंग अमाउंट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर नहीं लिखा है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे वापस जा सकते हैं, वापस से अगर गेन हुआ तो, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आप जनरली कॉस्ट पे दिखाओगे, आप उसको विच एवर इज लोअर नहीं करोगे। हाँ, एक सिचुएशन में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी गिरा सकते हो, अगर डिक्लाइन हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में, और वो डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी नेचर का है। मतलब अगर वैल्यू गिरी है और पता है कि आराम से वापस बढ़ जाएगी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। पर अगर आपको पता है कि वैल्यू वापस से बढ़ते बढ़ते टाइम लग जाएगा, जैसे रियल एस्टेट मार्केट अगर एक बार डाउन होता है तो वापस से बढ़ते बढ़ते 3-4-5 साल लग जाते हैं, तो ऐसे केस में आप उसकी वैल्यू को डिक्लाइन करके आप लॉस बुक करोगे P&L में। आई मेरी बात समझ में? अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, अब अपन लेवल अप करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी थोड़ी सी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, उसके बाद आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको वी स्मार्ट के फ्री रिसोर्स सेक्शन में जाना पड़ेगा, फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी बच्चा कर सकता है, चाहे मेरे से पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर्स में, तो आपने कई बार इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया होगा। अब इसमें आपको कुछ कुछ रूल्स बता देता हूं क्या होगा। रूल नंबर 1, जब भी आप शेयर, एक ही कंपनी के शेयर बहुत बार परचेस कर रहे हो, बार बार परचेस कर रहे हो अलग अलग प्राइस पे, जैसे एक बार आपने 300 शेयर्स परचेस किए, दूसरी बार आपने 500 शेयर्स परचेस किए, एक बार 130 रुपीज में, दूसरी बार 142 रुपीज में, अलग अलग प्राइस पर परचेस किया है, फिर आगे चल के आप उसको बेच रहे हो, तो याद रखना अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे गेन और लॉस निकालने के लिए। तो मैंने 130 के हिसाब से परचेस किए, 142 के हिसाब से परचेस किए, टोटल परचेस प्राइस हो गया दोनों का डिवाइडेड बाय 300 एंड 500 800 नंबर्स, तो मेरा एवरेज कॉस्टिंग आ गया। अब मुझे गेन लॉस निकालने के लिए मैंने देखा कि मैंने बेचा कितने में है, सेल किया है 150 में, तो 150 में सेल किया माइनस एवरेज कॉस्टिंग, मेरा गेन आ गया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके। तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि आप एवरेज कॉस्टिंग करोगे गेन और लॉस निकालने के लिए, अगर आप मल्टीपल टाइम परचेस कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में फीफो बोला है तो फीफो करेंगे, नहीं तो एवरेज कॉस्टिंग करेंगे। रूल नंबर 2, इसके बाद अपन पार्ट 2 में चलेंगे। रूल नंबर 2, बोनस शेयर्स अगर आपके पास है, बोनस शेयर्स अगर आपको मिल रहे हैं, तो बोनस शेयर्स की क्वांटिटी वाइज आप नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर दोगे, पर अमाउंट वाइज कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, पर आपका एवरेज कॉस्टिंग अगेन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हो। बाकी अपन आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 2 का वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।